हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो वीडियो अपलोड होते हैं वो क्लास 11 12 नीट जेई और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहते हैं। यहाँ पे आरबीएससी और सीबीएसई का कोर्स पूरा कवर करेंगे। और अभी जो हमारा वीडियो है क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 8वां वीडियो है, जिसमें हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली बार कूलाम के नियम के फर्स्ट वीडियो में हमने कूलाम का नियम क्या है और वो माध्यम के ऊपर दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल किस तरह से निर्भर करता है उसके बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में कुछ रिवीजन करेंगे और उसके बाद में कुछ कंसेप्ट देखेंगे। कूलाम के नियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो बनने वाला है, देखते रहिए। हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है कि हमारे पास दो आवेश है, ठीक है। आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, ठीक है। ये ठीक वैसा ही है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है दो द्रव्यमानों के बीच में, और इस आवेश से इस आवेश तक की दूरी जो है वो स्मॉल r है। तो कूलाम का नियम कहता है कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के परिमाण मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिया जा सकता है। तो F जो है वो समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। समानुपाती का निशान हटेगा तो कोई न कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हमारे पास रहने वाला है K कूलाम कांस्टेंट है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती निशान हटाया तो कांस्टेंट आया कूलाम, और K यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात ऐसा स्थान, विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात क्या है? निर्वात एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं पाया जाता, उसको हम निर्वात कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। और अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो K की वैल्यू हमारे पास आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमने किया था। तो F इक्वल टू हमारे पास रहेगा, ये अदिश रूप में फॉर्मूला आ गया हमारे पास स्केलर फॉर्म में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए। अगर यही बात हम मीडियम के लिए करें, ठीक है, माध्यम, ये हम 1 नंबर वीडियो में कर चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले की बात करें तो इसमें केवल एप्सिलॉन R का अंतर है, और एप्सिलॉन R जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है। अगर ये पूरा देखें यहाँ से यहाँ तक, ये तो पूरा का पूरा F एयर के इक्वल है, ये बिल्कुल सेम है, F एयर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा हटा देंगे। F मीडियम इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा F एयर और अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। और अगर हम इसको लिखना चाहें R इक्वल टू, तो इस फॉर्मूले से देखें कि ये एप्सिलॉन R इधर आ जाएगा और FM इधर आ जाएगा। मीडियम में जो फोर्स लगता है वो इधर आ जाएगा, तो F एयर अपॉन FM, F इन एयर और F इन मीडियम, F इन एयर और F इन मीडियम। यहां से हम देखते हैं कि एप्सिलॉन R जो है वो वैल्यू होती है 1, किसके लिए, निर्वात या हवा के लिए, निर्वात या फिर हवाई, ठीक है। और जो माध्यम है, चालक, कंडक्टर, ठीक है, उनके लिए इंफिनिटी होती है।
1 से कम इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या रहने वाली है, ग्रेटर देन 1 रहने वाली है हमेशा। तो अगर हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 करते हैं तो इस वैल्यू की जगह हम ये पुट कर सकते हैं और रखते हैं एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। ठीक है, ग्रेटर देन 1 इसका मतलब एफ एयर ज्यादा होगा और ग्रेटर देन एफ मीडियम जो रहेगा वो कम रहेगा। इसका मतलब कोई माध्यम है उसमें दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो कम रहता है और हवा में या निर्वात में जो बल रहता है वो अधिक रहता है। तो अगर हम किसी माध्यम में दो आवेशों को ले जाए तो उनके बीच में बल काफी कम हो जाता है और एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। इस गुण का उपयोग करके दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो कम करके हम आवेशों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि NaCl को Na प्लस और थोड़ा डिस्टेंस Cl माइनस, इनको हवा में दूर दूर करना पॉसिबल नहीं होता है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और इनको अगर पानी में डाल दिया जाए तो पानी के लिए वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू रहती है वो 1 रहती है। इसको हम K के इक्वल भी कर सकते हैं। यहाँ पे K कूलम कांस्टेंट नहीं है इसलिए थोड़ा सा इसको अलग शेप दे देते हैं ताकि कूलम कांस्टेंट K में और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में थोड़ा डिफरेंस हो सके। यहाँ K को हम जो इस टाइप से बनाया है, ये इस टाइप से बनाया है, इसको परावैद्युतांक कहते हैं। जो पानी के लिए K की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो होती है वो 81 होती है। किसके लिए? पानी के लिए। पानी के लिए इसकी वैल्यू 81 होती है। ये सबसे ज्यादा है और बहुत ज्यादा है और इसका मतलब ये हुआ कि दो आवेशों को अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए तो ये फॉर्मूला अगर काम में लेते हैं तो F पानी इक्वल टू F हवा अपॉन एप्सिलॉन आर। अगर मान लो पानी है तो क्या करेंगे, 81 यूज लेंगे। जब 81 यूज लेंगे तो हवा में जो बल लग रहा है वो बल पानी के अंदर 81 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 81 गुना कम हो जाएगा तो दोनों आवेशों को अलग अलग करना आसान रहेगा, कम बल से ही उनको अलग अलग किया जा सकता है। आगे हमने किया था K का मात्रक, K का मात्रक किया था हमने और K का मात्रक क्या होता है वो निकालने के लिए F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लेते हैं और K इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2। ये Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे और R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो Q1 और Q2, तो K का जो मात्रक लिखेंगे, बल का लिखेंगे न्यूटन, दूरी का लिखेंगे मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आवेश का लिखेंगे कूलम। और दो बार आवेश है, पहला आवेश और दूसरा आवेश, इसलिए हम कर देंगे कूलम स्क्वायर। तो K का मात्रक रह जाता है ये। K के लिए विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, कूलम कांस्टेंट है इसके लिए विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा K इक्वल टू F R स्क्वायर Q1 Q2। F की जो विमा होती है बल की याद रखनी है, M1 L1 T-2 होती है और R जो है डिस्टेंस है, दूरी है, और दूरी के लिए लेंथ के लिए L आता है, स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे। पहला जो आवेश है उसके लिए A1 T1, ठीक है, और दूसरा आवेश है उसके लिए फिर A1 T1। तो ये हमारे पास हो जाएगा M1 L जो है वो 1 और 2 टोटल मिला के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी और हम L लिखेंगे 3। T की जो वैल्यू है -2, ये नीचे से ऊपर आएगा तो -1, ये T नीचे से ऊपर आएगा तो -1। तो इसलिए हम लिखते हैं T की पावर -2 -1 -1। ठीक है, -2 तो ये वाला और ये ऊपर आके -1, ये ऊपर आके -1। ठीक है, और पीछे बचा A दो बार है, नीचे है तो दोनों ऊपर आएंगे तो -1 -1 हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास इसकी जो विमा आती है M1 L3 T-4 A-2 आती है। जब हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक
के का फॉर्मूला हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है हम लिख सकते हैं 4 पाई के। अब के का जो मात्रक होगा वो एप्सिलॉन नॉट का उल्टा होगा, क्योंकि 4 पाई जो है वो मात्रक हीन राशि है, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता और विमा भी नहीं होती। तो इसका के का उल्टा मात्रक यहाँ पे लिख देंगे, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक इसी तरह से अगर विमा निकाले एप्सिलॉन नॉट की, तो वो हमारे पास आ जाएगी, जो एप्सिलॉन नॉट है वो हमारे पास 4 पाई के है। तो 4 पाई का कोई विमा नहीं होती, तो इसको छोड़ो। और के की विमा हमने निकाली है 1 3 - 4 - 2 m1 l3 t - 4 a - 2। अगर ये सारे ऊपर आते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, निशान बदल जाएंगे, -1 l - 3 t प्लस का 4 और a प्लस का 2। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट की विमा भी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हम कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हम कर रहे हैं, कूलम के नियम के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम देखते हैं। ठीक है, कूलम के लिए नियम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सारे एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट को कवर करते हैं, बड़े ध्यान से समझना है इनको। तो सबसे पहली बात तो है कि ये जो कूलम का नियम है, ठीक है, कूलम का नियम जो है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। कूलम का नियम स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है, गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है। दूसरा, यह बिंदु आवेश के लिए सत्य है, इसलिए हमने परिभाषा में भी लिखा था बिंदु आवेश के लिए सत्य है। ठीक है, दो खास पॉइंट, पहला क्या, स्थिर आवेशों के लिए लगता है, दूसरा क्या है, ये बिंदु आवेशों के लिए लगता है। ठीक है, बिंदु आवेश का मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि यहाँ फैला हुआ इस टाइप से, ऐसा नहीं होना चाहिए। चार्ज सारा का सारा एक पॉइंट के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। तो ये हुआ। दूसरा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KQ1। समानुपाती हटा देते, फॉर्मूला लिख देते KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से पता चलता है दिस इम्प्लाइज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि कूलम बल। ठीक है, कूलम बल किसका पालन करता है, दूरी के लिए व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इसका मतलब बल जो है वो दूरी के साथ स्क्वायर रूप में, वर्ग रूप में परिवर्तित होगा, पालन करता है। ये फॉर्मूला बताता है कि दूरी अगर बढ़ेगी तो बल का मान तेजी से कम होगा, क्योंकि दूरी का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके अगला पॉइंट, इसकी जो परास होती है वो अनंत होती है। देखते हैं कैसे। इसकी जो परास होती है वो अनंत होती है, देखते हैं कैसे। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर इस R को हम 0 रख देते हैं तो F इक्वल टू R को 0 नहीं, R को अनंत रख देते हैं, तब यदि तो F इक्वल टू क्या रह जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन अनंत रहेगा, जो हो जाएगा 0। यानी कि जब दूरी का मान अनंत होगा तब बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बल का मान 0 कहाँ होता है, अनंत पर, और अनंत से पहले सब जगह बल लगेगा, और सब जगह बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित होगा। अर्थात कूलम बल की परास का मतलब रेंज,
कहां तक ये बल लगता है? अनंत होती है, परास जो होती है अनंत होती है। तो अगर अनंत होती है, ठीक है, इसके बाद में ये लिखते हैं कि कूलाम बल एक प्रकार का संरक्षी बल है, एक प्रकार का संरक्षी बल है। ये कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर सवाल बनते हैं और इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, पॉइंट याद रहे। और ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात, कूलाम बल जो है वो दूरी पर कार्यरत होता है, दूरी पर कार्यरत होता है, वर्क एट डिस्टेंस। दूरी पर कार्य होता है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे के संपर्क में आएंगे फिर ही ये बल अप्लाई होगा। अभी हम यहाँ लिख सकते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, संपर्क में होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक है। दो आवेशों का आपस में टच करना जरूरी नहीं है, बिना टच किए ही काफी दूरी पर अगर दो आवेश है और उनके बीच की जो दूरी है वो r है, ये दूरी जो है इन दोनों आवेशों के बीच की r है, ये q1 है और ये q2 है, तो बल लग जाएगा F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और इन बलों के लिए जो मध्यस्थता होती है, इनकी जो उत्तरदायी होता है बल लगने के लिए, वो फोटोन होता है। बल का कारण वो क्या होता है? फोटोन होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बल का कारण कौन होता है? फोटोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक फॉर्मूला हमने किया था F मीडियम इक्वल टू F एयर या वैक्यूम और अपॉन एप्सिलॉन r, या फिर हम यहाँ पे K भी लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है परावैद्युतांक। तो ये जो चीज है वो बताती है कि एयर में जो फोर्स है, कर भी लिया हमने, एयर में जो फोर्स है वो ग्रेटर देन होता है F मीडियम और K मीडियम के अंदर K टाइम्स कम हो जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कूलाम बल जो है, कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि कूलाम बल, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट ये भी कह सकते हैं कूलाम बल माध्यम में कम होता है। जब निर्वात या हवा होगी तभी ये बल अधिकतम होगा, बाकी हमेशा ये बल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जितना परावैद्युतांक का जो वैल्यू है वो 1 से ऊपर ही है। जब वैल्यू 1 से ज्यादा है तो F एयर के अंदर कितना भी फोर्स लगा, फॉर एग्जांपल F एयर हम ले लेते हैं इक्वल टू 18 न्यूटन, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 ले लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन K ग्रेटर देन 1 रहेगी। यहाँ पे जो K कंसिडर किया हुआ है वो कूलम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है। तो F मीडियम क्या आ जाएगा? मीडियम आ जाएगा अपने पास 18 न्यूटन अपॉन 6 इक्वल टू ये आ जाएगा 3 न्यूटन, जो 18 न्यूटन से कम है, यानी कि मीडियम में बल लगेगा 3 न्यूटन और हवा में बल लगेगा 18 न्यूटन। तो माध्यम की उपस्थिति में बल का मान क्या हो गया? कम हो गया। फिर देखते हैं कूलाम बल जो होता है, बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है, आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये सारा जो कंटेंट है उसको कॉपी में नोट करना चाहिए और अपने खुद के नोट्स रेडी कर लेने चाहिए, ठीक है। अब कैसे? अगर हमारे पास दोनों आवेश सजातीय है, यानी कि ये प्लस है और ये भी प्लस है,
तो इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण। ठीक है, इसको प्रतिकर्षण कहेंगे। और अगर ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के, एक प्लस है कोई भी और एक माइनस है कोई भी, तो ऐसे समय में दोनों आवेश इस टाइप से होंगे और इसको हम आकर्षण कहेंगे। दोनों आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। तो हम ये कह सकते हैं सजातीय आवेश है तो इनमें लगेगा प्रतिकर्षण। और अगर विजातीय आवेश है तो इनमें लगेगा आकर्षण। तो इसका निष्कर्ष सीधा सा ये भी है कि कूलाम बल आकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण हो सकता है। डिपेंड करेगा ये सजातीय आवेश है या विजातीय आवेश है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कूलाम का जो नियम है। कूलाम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का, कूलाम का नियम के नियम का पालन करता है। इट मीन्स F और F, ठीक है, ये बराबर होता है 1 2 इक्वल टू 2 1 बराबर होगा और साइन नेगेटिव होगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है कि दो बल आपस में बराबर और विपरीत होते हैं, ठीक है, और एक बल दूसरे के कारण उत्पन्न होता है, दूसरा बल पहले बल के कारण उत्पन्न होता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जो है Q1 और इस डिस्टेंस पर कोई डिस्टेंस R है, उसके ऊपर हमारे पास चार्ज रखा हुआ है Q2। ये उनकी एडजॉइनिंग लाइन है, जोड़ने वाली रेखा है। अब ये दोनों सपोज ये पॉजिटिव है दोनों ही, तो ये जो फर्स्ट आवेश है, पहला आवेश है, इसको ये दूसरा आवेश Q2 क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इधर की साइड। तो इस बल को हम लिखेंगे F1। F1 का मतलब पहले आवेश पर लगने वाला बल, और इधर ये जो लगा कौन रहा है F2, तो इसको पढ़ेंगे क्या F12, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल, ठीक है। इसी तरह से F21 ये क्या होगा, ये जो आवेश Q1 है वो क्या करेगा, इस दूसरे वाले आवेश के ऊपर लगाएगा बल जो लगेगा इधर की साइड, और ये होगा F2। F2 क्यों होगा, क्योंकि ये लग रहा है Q2 पर। किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण। तो Q1 का 1 हम इधर लिखेंगे। तो हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं कि F21 क्या चीज है, दूसरे आवेश पर बल, दूसरे आवेश पर बल। और दूसरे आवेश पर बल किसके कारण लग रहा है, दूसरे आवेश पर बल किसके कारण लग रहा है, पहले आवेश के कारण। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, पहले आवेश के कारण, ठीक है। F12 और F21 का कंसेप्ट क्लियर है। अब ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि ये वाला जो Q1 है, Q2 पर जो बल लगाता है इधर की साइड, वो उसका मैग्नीट्यूड परिमाण, और इसका Q1 पर जो Q2 बल लगाता है इधर की साइड, उसका परिमाण दोनों का बराबर होता है। लेकिन जैसा डायरेक्शन में दिख रहा है, इस चित्र में दिख रहा है कि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो विपरीत दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, माइनस लगाया है, ठीक है। तो विपरीत दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमने लगाया है यहाँ पे माइनस। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं, वो क्या चीज है। यदि हमारे पास दो आवेश उपस्थित है और उनके बीच में लगने वाला मान लो कोई बल F है, ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है, उनके बीच में बल मान लो F1 लग रहा है, और या दो आवेश है 1 2 लगा दे। तो अगर इनके पास में कहीं पे तीसरा आवेश रख दिया जाए तो वो अपना बल अलग लगाएगा, और ये वाला जो बल है
इस तीसरे आवेश Q3 की उपस्थिति का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, Q3 का खुद का बल अलग से लगेगा, उसका पहले वाले जो बल लग रहा था F12, इसको समझेंगे ठीक से, लेकिन अभी लिखते हैं। ठीक है, यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि तीसरा आवेश क्या है क्या नहीं है उसका इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो बल पहले लग रहा था वही बल अभी भी लगता रहेगा। तो उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण से क्लियर हो पाएगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक आवेश है जो है Q1 और एक आवेश है हमारे पास Q2। इसको हम Q2 ले लेते हैं और इसको हम Q1 ले लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि भाई दोनों पॉजिटिव आवेश है, दोनों सजातीय आवेश है। तो इनके जो बीच में बल लगेगा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। ठीक है, हेलो एडजॉइनिंग लाइन। तो ये जो बल लगेगा प्रतिकर्षण का होगा और Q1 के ऊपर ये जो बल लगा रहा है वो इधर लगेगा, जिसकी वैल्यू जो हम F12 से कंसीडर कर सकते हैं। अब ये बल लग रहा है, अब हम क्या करते हैं कि तीसरा आवेश लेके आते हैं और वो आवेश मान लो इधर लेके आते हैं और वो है Q3। तो Q3 क्या करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, ये वाली, और इस रेखा के अनुदिश ये एक बल लगेगा जो लग रहा है F13। F1 Q1 आवेश के ऊपर लग रहा है Q3 आवेश के कारण, Q1 आवेश पर लग रहा है Q3 आवेश के कारण। तो अब हुआ क्या, तो इसका मतलब ये है कि क्या F1 और F12 जो है वो कम होगा या बढ़ जाएगा, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि तीसरे आवेश Q3 के कारण F12 के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसके ऊपर एक बल और लगने लग गया। जब ये एक बल और लगने लग गया तो Q1 पर एक साथ दो बल लग रहे हैं, तो हम इसका परिणाम भी निकाल सकते हैं। ये है हमारे पास F रिजल्टेंट। F रिजल्टेंट जो है वो किस किस का है, F12 का है और F13 का है। क्योंकि एक आवेश पर दो बल लगेंगे तो हमें उसका परिणामी निकालना पड़ेगा, और परिणामी हम निकालेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि यदि एक बिंदु पर या एक वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगते हैं तो उनका परिणामी उन सभी बलों के अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F(R) ये परिणामी है, और सदिश योग करने के लिए ऊपर वेक्टर लगाया है F12 प्लस F21। ये जो है वो सदिश योग के बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो गया, सदिश योग के बराबर हो गया। सदिश योग किसका, बलों का। किसके कारण, किसके कारण, F12 और F21 के कारण। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं हम कि हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दोनों आवेशों के बीच में लगता है, ठीक है, परिणामी स्थिर विद्युत बल जो दोनों आवेशों के बीच में लगता है ये माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक की पॉइंट आएगा इसमें, उसके बारे में अपन जरूर ध्यान रखें। तो हम यहाँ लिखते हैं परिणामी स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल
स्थिर वैद्युत बल का मान किस पे निर्भर करता है? का मान किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर, माध्यम पर निर्भर करता है। अगर हम दो आवेशों के बीच में माध्यम डाल देते हैं तो वो माध्यम क्या करेगा? दोनों आवेशों के बीच को बल को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई कैसे ये बल को कम करता है। तो एक बात तो ये हो गई कि हमारे पास F मीडियम इक्वल टू F एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक K होता है। ये फॉर्मूला किया है हमने। एक एग्जांपल भी किया था कि 18 न्यूटन फोर्स है, बल है, और 6 कूलम, 6 जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो बल आ गया था 3, बल कम हो गया था। लेकिन अभी हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज ये प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू है, सपोज इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इसका जो प्लस की पावर है वो ज्यादा है, तो हम इसकी प्लस की पावर ज्यादा दे देते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं ये प्लस 5 कूलम है और ये प्लस 2 कूलम, इस टाइप का हम कह सकते हैं। तो 5 कूलम शो करने के लिए हम यहाँ पे 5 चार्ज बता देते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 5 कूलम है और ये प्लस का 2 कूलम है, ठीक है। कुल मिला के हम ये बताना चाहते हैं कि ये आवेश जो है वो उस आवेश की तुलना में ज्यादा पावरफुल है और ये आवेश कम पावरफुल है, ठीक है। उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर। और यहाँ पे हमने क्या काम किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, एक कोई माध्यम डाल दिया, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई माध्यम डाल दिया, परावैद्युत माध्यम। अब जो भी परावैद्युत माध्यम होगा उसके अंदर पॉजिटिव होंगे, उसके अंदर पॉजिटिव होंगे और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे, और वो पूरा का पूरा क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा। अब जब हमने इसको दोनों आवेशों के बीच में रखा और ये आवेश ज्यादा पावरफुल है, तो ये क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉनों को जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की साइड आ जाएंगे। अब ये हो गए पॉजिटिव, तो इनकी पावर, ये अपनी पावर से इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर जाएंगे और इधर की साइड नेगेटिव हो जाएगा, ये वापस पेयर बन जाएंगे, ठीक है। मूव करने का मतलब ये नहीं कि काफी ज्यादा तक चले जाए, और ये थोड़ा सा मूव करेगा इधर की साइड, और फाइनली ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा, ये एरिया पॉजिटिव रह जाता है और ये एरिया नेगेटिव रह जाता है। ये कंडक्टर नहीं है, चालक नहीं है कि चार्ज यहाँ से चल के इधर की साइड आ जाए या फिर यहाँ से चल के इधर की साइड आ जाए, हल्का सा इस टाइप से मूव हो जाएंगे ये, तो ये इस टाइप का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है क्या हो गया, एक ये साइड रह जाएगी इनकी, ये साइड नेगेटिव रह जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये वाली साइड पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा तो इसके ये दोनों चार्ज के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये दोनों चार्ज है वो रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो कुल मिला के ये जो दो आवेश है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, विद्युत बल लग रहा था, वो बल अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। आवेशों के बीच में बल समान रहता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवेशों के बीच का बल नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। एक बात, परंतु होगा क्या कि परिणामी बल बदल जाएगा, नेट बल बदल जाएगा, नेट फोर्स, परिणामी बल बदल जाता है। अब परिणामी बल कहां से आया? बदल जाता है। ये नए बल आ गए
ये दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला और यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला। तो कुल मिला के अभी 3 तरह के बल हो गए और तीनों का जो परिणामी जो नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि परावैद्युत माध्यम रखने पर दोनों आवेशों के बीच का बल तो नहीं बदलेगा, लेकिन उनके बीच का परिणामी बल का मान बदल जाएगा। नेट बल इतना ध्यान रखना है, परिणामी बल बदल जाता है और जो पहले बल लग रहा था अभी भी उतना ही लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के जो वीडियो में हमने काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किए, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किए, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है ये काफी यूजफुल है, इनको याद रखना चाहिए। कंसेप्चुअल है सारे के सारे और डीप कंसेप्ट है, इनको याद रखना चाहिए। एक दूसरा अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है, और उनको याद रखें, सारे पॉइंट उसमें कवर होने चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और जिसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। आगे जो नेक्स्ट वीडियो कूलम के नियम का आने वाला है, तीसरा वीडियो, उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें ट्रिक भी बताएंगे कि किस न्यूमेरिकल को आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है और टाइम कम से कम लगाकर उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।